हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 ऑफ जुलाई 2025, 22 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये इनके टर्म को कंप्लीट होने से 2 साल पहले ऑफिस को छोड़ रहे हैं। ठीक है, 2 ईयर लेफ्ट। ठीक है, 2 ईयर लेफ्ट। मैं आप सभी को बता दूं कि मंडे को मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट का। ठीक है, मंडे को मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट का और वहाँ पे इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर इन रिटन फॉर्म में दिया है। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसके पीछे का जो रीज़न है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 74 की इनकी एज है और मैं आप सभी को बता दूं हेल्थ जो रीज़न है ये इन्होंने साइट किया है रेजिग्नेशन देने से पहले। ओके, मार्च में इनको एक कार्डियक अरेस्ट आया था। ठीक है, मार्च में इनको एक कार्डियक अरेस्ट आया था और उसकी वजह से डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया कि आपको अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने एज पर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया है टू द प्रेसिडेंट। ओके, तो आर्टिकल 67A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन रिटन फॉर्म अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर सकते हैं बाय हैंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडिया टू होस्ट चेस वर्ल्ड कप वेन्यू टू बी येट डिसाइडेड। ओके, देखिए इंडिया अभी होस्ट करने वाला है चेस वर्ल्ड कप और मैं आप सभी को बता दूं अभी इसका वेन्यू आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लोबल चेस बॉडी है FIDE, इन्होंने मंडे को कंफर्म किया कि इंडिया विल बी होस्टिंग द अपकमिंग वर्ल्ड कप ऑफ चेस। तो ये इंपॉर्टेंट है और वेन्यू को अभी डिसाइड नहीं किया गया है। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि वर्ल्ड कप है ये आपको यहाँ पे कब यहाँ पे देखने को मिलेगा, अक्टूबर 30 से लेकर नवंबर 27 के बीच में ये आपको वर्ल्ड कप होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट है। ठीक है, ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट है जिसमें यहाँ पे बहुत से कंट्रीज़ के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। अराउंड 206 प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस नॉकआउट टूर्नामेंट्स में। ओके, तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सीवेज इन टैप वाटर, DJB टोल्ड टू टेक रेमीडियल एक्शंस। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। एक छोटा न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे बन जाती है। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, टैप वाटर में सीवेज आना मतलब कि जो लोगों का हेल्थ है उससे खिलवाड़ करना। ओके, और ये कैसे हो रहा है इवन द गवर्नमेंट डोंट नो। ओके, तो इसको लेके यहाँ पे पैनल बनाया गया है और ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में वाटर में हमें देखने को मिला है और इसको लेके यहाँ पे एक कमेटी बैठाई गई है, रिपोर्ट बनाया जाएगा। ओके, अ रिपोर्ट बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ फाउंड अ हाई लेवल ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया microbes from human and animal excreta in drinking water supplied to A1 block, ओके, जनकपुरी बाई दिल्ली जल बोर्ड्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ड्रिंकिंग वाटर में ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया का पाना मतलब कि इंसान का जो हेल्थ है वो ख़राब होना। ओके, और ये जो बैक्टीरिया है बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है। मैं आप सभी को बता दूं ये ह्यूमन के एक्सक्रीटा में पाया जाता है, एनिमल के एक्सक्रीटा में ये पाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, CB ने एक रिपोर्ट निकाला और इस रिपोर्ट में ये यहाँ पे फाइंडिंग्स हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए DGB को यहाँ पे रिमीडियल एक्शंस लेने के लिए कहा गया है। तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ कुछ और है नहीं, आप लोगों को यहाँ पे 4th पेज पाइएगा तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा। ममता बनर्जी अनाउंसेस
लैंग्वेज मूवमेंट अगेंस्ट द सेंटर्स लिंग्विस्टिक टेररिज्म, ठीक है। तो जो यहाँ पे बंगालीज के ऊपर, बंगालीज प्राइड के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है उसको लेके यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने अनाउंस किया है मंडे को एक लैंग्वेज मूवमेंट। ओके, ये लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिफाइंग हर अटैक ऑन भारतीय जनता पार्टी ऑन बंगालीज प्राइड इशूज, West Bengal CM Mamata Banerjee on Monday announced the launch of language movement in protest against the attack on Bengali language and detention of migrants, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगालीज लैंग्वेज के ऊपर अटैक किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, उसको लेके यहाँ पे एक लैंग्वेज मूवमेंट लेके आ रही हैं ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। और यहाँ पर कुछ है नहीं, तो पहला एडिटोरियल को आप लोग इजिली स्किप कर सकते हैं, दूसरा एडिटोरियल में भी कुछ है नहीं, इसको भी आप लोग इजिली स्किप कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में बॉटम में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया हुआ है, बॉयज कंटिन्यू टू आउट नंबर गर्ल्स इन प्राइवेट स्कूल। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के स्कूल्स के डाटा, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के डाटा, प्राइवेट स्कूल्स के डाटा, साथ ही साथ जो अदर्स स्कूल्स हैं उनके डाटास को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड, पिछले कुछ दशक में हमने देखा है the share of private school and the proportion of boys and girls enrolled in them have both increased across India। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। प्राइवेट स्कूल्स में और यहाँ पे जो गर्ल्स और बॉयज़ की जो इनरोलमेंट्स हैं, इसमें जो नंबर है इसकी इनरोलमेंट में बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। हाउएवर द शेयर ऑफ गर्ल अटेंडिंग प्राइवेट स्कूल रिमेन कंसिडरेबली लोअर दैन दैट ऑफ बॉयज़, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि प्राइवेट स्कूल्स में एज पर कंपेयर टू बॉयज़, गर्ल के जो इनरोलमेंट्स नंबर हैं ये कम है, ठीक है। गर्ल्स के जो इनरोलमेंट नंबर हैं ये कम है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं कि इसको अदर वर्ड में यहाँ पे कहा गया है कि वाइल पेरेंट इंक्रीजिंगली रेफर प्राइवेट स्कूलिंग्स, a considerable share of them still show a slight preference for enrolling their sons over their daughters, ठीक है। एंड यहाँ पे डाटा में आप देखेंगे कि रिलेटिवली लोअर नंबर ऑफ गर्ल्स आर एनरोल्ड कंपेयर टू बॉयज इन स्कूल अक्रॉस द नदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडिया में और नदर्न इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत कम जो है गर्ल्स यहाँ पे स्कूल में अलाउड की जाती हैं पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो पेरेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज पर कंपेयर टू देयर डॉटर, ठीक है। तो डॉटर को यहाँ पे स्कूल ना भेज के अपने जो बेटे हैं उनको स्कूल्स भेजते हैं, ये यहाँ पे इस सेंटेंस में कहा गया है। और ये आपको चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और चार्ट 4 के थ्रू आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट 1 में हम क्या देखेंगे कि क्या शेयर है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एडेड स्कूल का, प्राइवेट स्कूल्स का और अदर स्कूल्स का इन 2012-13 और 2023-24, ठीक है। तो 2012-13 को जो डाटा है उसको हम 2022-23 के डाटा से कंपैरिजन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किन किन स्कूलों में यहाँ पे एनरोलमेंट्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट शेयर में जो गवर्नमेंट का जो स्कूल्स हैं उसमें हम देखेंगे कि जो एनरोलमेंट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स का ये डिक्रीज हुआ है। अर्लियर 2012-13 में ये कितना था, 74.2 था। नाउ इट डिक्रीज टू 69.1 इन 2023-24, ठीक है। सॉरी 2023-24 में ये डिक्रीज हो गया, तो ये आप लोगों को लिख लेना है, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड स्कूल का एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे एनरोलमेंट अर्लियर इट वाज 5.3%, नाउ इट इंक्रीज 0.2%, यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में आप देखेंगे एनरोलमेंट्स बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, 17.2% था 2012-13 में, 2023-24 में ये इंक्रीज होके कितना हो गया है, 22.5, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। और अदर स्कूल्स का अगर आप शेयर देखें तो ये यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो चार्ट 1 है इससे हमें क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में और अदर स्कूल्स में यहाँ पे इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ओके, चार्ट 2 में आप लोगों को क्या पता चलेगा, द शेयर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड अदर स्कूल इन 2012-13 और 2023-24। तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको शेयर ऑफ स्टूडेंट्स के आंकड़े हैं, ठीक है।
कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे इनरोल्ड हुए हैं इन स्कूल्स में। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अर्लियर इट वाज 57.3% एनरोलमेंट मेड इन 2012-13। अब यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है 2023-24 में गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट एडेड स्कूल में भी हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। अर्लियर इट वाज 11%, नाउ इट हैज डिक्रीज टू 10.3%। ओके, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अगर आप आंकड़े को देखें तो अर्लियर इट वाज 28.2%। ठीक है, तो ये अर्लियर ये कितना था, 28.2% था। नाउ इट हैज इंक्रीज टू 36.3%। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। ओके, मूविंग ऑन टू द चार्ट 3। चार्ट 3 में हमें क्या पता चलता है, जेंडर वाइज शेयर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स इन 2012-13, 2023-24। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जेंडर वाइज आप लोगों को डाटा पता चलेगा। 2012-13 और 2023-24 के डाटा यहाँ पे लिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस इन 2023-24 54% ऑफ गर्ल स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड 33% इन प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, तो गर्ल्स के अगर आप आंकड़े देखें, ठीक है, तो 54% जो गर्ल्स हैं दे आर स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, और 33% यहाँ पे जो गर्ल्स हैं दे स्टडीड इन प्राइवेट स्कूल्स। ओके, और इसके कंपैरिजन में अगर आप बॉयज के डाटा देखें तो 49% जो बॉयज हैं दे स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स और 39% जो बॉयज हैं दे स्टडीड इन प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का जो डाटा है उसमें हमें यहाँ पे एक डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। चार्ट 4 में आप लोगों को क्या पता चलेगा, स्टेट वाइज और जेंडर वाइज डाटा। ओके, स्टूडेंट्स के विच एनरोल्ड इन एनी स्कूल, और आप यहाँ पे देखेंगे कि नदर्न एंड वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं इसमें जो शेयर है गर्ल्स के विच एनरोल्ड इन एनी स्कूल लोअर दैन द इंडियाज एवरेज ऑफ 48.1। ठीक है, तो इंडिया का एवरेज कितना है, 48.1 है, और इससे हमें यहाँ पे आंकड़ों में कमी देखने को मिला है। होप आप लोगों को यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट। देखिए, ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें नेचुरल राइट्स के बारे में पता चलेगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चलेगा, इसको लेके क्या आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस क्या हैं, राइट टू वोट क्या है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ओके, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। बिहार में जो यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे केस फाइल किया गया। One of the question that has arisen during the debate has been the legal status of right to vote। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे राइट टू वोट को। डिस्कस करने से पहले हम वेरियस राइट्स को यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटस ऑफ राइट टू वोट इन इंडिया, लेट अस ब्रीफली अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स जो है हमारे राइट्स के उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें आता है नेचुरल राइट्स विच आर inherent in nature and inalienable rights that are bestowed by the nature on individual। इंडिविजुअल के द्वारा, ये नेचर के द्वारा बेस्टो है। ओके, और इसके अंदर कौन कौन सी राइट्स आते हैं, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, जिसको कंसीडर किया जाता है नेचुरल राइट के तौर पे। इंडियन कोर्ट मे डिसाइड दैट अ नेचुरल राइट इज एम्बॉडेड इन फंडामेंटल राइट बट दे डू नॉट डायरेक्टली इन्फोर्स ऑन नेचुरल राइट्स। ठीक है, मतलब देखिए, नेचुरल राइट्स को डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इंडियन कोर्ट्स इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती हैं, इनको यहाँ पे एक टाइप के ड्यूटीज़ के तौर पे लेकर आ सकती हैं। ठीक है, ड्यूटीज़ के तौर पे यहाँ पे लेकर आ सकती हैं, लेकिन इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कि हाँ आपको ये नेचुरल राइट्स हैं, इनको फॉलो करना ही करना है। ऐसा यहाँ पे इन्फोर्समेंट कोर्ट के द्वारा नहीं मेड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर एनुमरेटेड एंड गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्योर इक्वालिटी एंड लिबर्टी विच आर इंश्राइंड इन आर प्रीएम्बल्स। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसको यहाँ पे एनुमरेट किया गया, गारंटीड किया गया इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इक्वालिटी को सिक्योर करता है, लिबर्टी को सिक्योर करता है, जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन है। एंड स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग लॉ दैट वायलेट दीज राइट्स। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट। ठीक है, आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट
वायलेट हुआ है, और फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बहुत इजी ये क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कि आपके ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनके नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली इन्फोर्स करती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर कंटेन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट आउटसाइड ऑफ पार्ट 3। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन किए गए हैं बट पार्ट 3 के बाहर हैं, मतलब वो पार्ट 3 के अंदर नहीं है, वो कौन कौन से राइट्स हैं? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्री ट्रेड एंड नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो राइट्स हैं ये आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हैं बट ये पार्ट 3 में मेंशन नहीं किए गए हैं, पार्ट 3 में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, मतलब कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। These rights are operationalized through union and state legislation aligning with the constitutional mandates. ठीक है, they are enforceable in high court under article 226 और as per the legal process in the law that operationalized them. ठीक है, तो ये enforceable है हाई कोर्ट के द्वारा। ओके, हाई कोर्ट में ये enforceable है अंडर आर्टिकल 226 और इनको यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है लीगल प्रोसेस के द्वारा। स्टेटरी और लीगल राइट्स आर प्रोवाइडेड एंड अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो जो स्टेटरी राइट्स हैं आपके, लीगल राइट्स हैं आपके जो कि आपको दिए गए हैं, इनको यहाँ पे अमेंड किया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ लेकर यहाँ पे आ सकते हैं वो, और इसको वो क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, राइट टू वर्क अंडर मनरेगा, राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट टू सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो इन राइट्स को यहाँ पे क्या किया जा सकता है? टाइम टू टाइम लॉज ले आके यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड किया जा सकता है। दीज आर एनफोर्सेबल एज पर द लीगल प्रोसेस इन द लॉ दैट प्रोवाइड दीज राइट्स। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक वेरियस जो राइट्स हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया, जिसमें आपके नेचुरल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, स्टेटरी राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज राइट टू वोट? अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो हर एक वो जो सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, उसको ये हक देता है आर्टिकल 326, उसको ये हक देता है कि वो इंडिया में वोट कर सकता है। इट प्रोवाइड दैट एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज और सच दैट एज मे बी फिक्स्ड बाय द लॉ एंड इज not otherwise disqualified under the constitution or any law on certain ground shall be entitled to register as a voter। वो वोटर के तौर पे रजिस्टर कर सकता है। ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। द लॉ इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इन दिस रिगार्ड आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, आरपी एक्ट 1950, ठीक है, आरपी एक्ट 1951। ठीक है, तो इसको लेके यहाँ पे लॉज इनैक्ट किए गए हैं पार्लियामेंट में, और ये वो 2 लॉ हैं। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाला है। सेक्शन 16 ऑफ आरपी एक्ट 1950 डिस्क्वालीफाई करता है कि कोई यहाँ पे जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो यहाँ पे इलेक्टोरल रोल में एनरोल नहीं हो सकता, मतलब कि नॉन सिटीजन्स यहाँ पे एनरोल नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 19 ऑफ द सेम लॉ रिक्वायर्स दैट द पर्सन इज नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ द एज और इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिटी, मतलब कि वो यहाँ पे क्वालिफाई है कि वो यहाँ पे वोट दे सकता है। सेक्शन 62 ऑफ द आरपी एक्ट ऑफ 1951 क्या प्रोवाइड करता है? द राइट टू वोट टू एवरी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी वोटर्स हैं जिनके नाम यहाँ पे इलेक्टोरल रोल में मेंशन है, उनको यहाँ पे ये हक देता है कि वो वोट कर सकते हैं। इट फर्दर स्पेसिफाइज दैट दीज राइट्स शैल नॉट बी एक्साइसेबल बाय अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड अंडर द आरपी एक्ट ऑफ 1950 और इज इन प्रिजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। नाउ कोर्ट के यहाँ पे रूल्स हैं, इन्होंने बहुत सारे जो इश्यूज हैं, बहुत सारे जो केसेस हैं, उसमें इन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया। कहीं पे कहा कि राइट टू वोट एक स्टेटरी राइट से, कहीं पे कहा कि इसके ऊपर लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं, कहीं पे कहा गया कि ये एक कॉमन राइट्स है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं इसमें, और वहाँ पे आप जाके इस चीज़ को इस चीज़ को आप बस एक गो थॉरो कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको एक बार देख सकते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड।
ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने शेयर किया है लिस्ट ऑफ वोटर हु डिड नॉट सबमिट फॉर्म और नॉट फाउंड इन बिहार पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे ये लिस्ट निकाला है जिन वोटर्स ने अपने जो फॉर्म्स है उनको सबमिट नहीं किया है। तो लगभग यहाँ पे 29,62,000 जो वोटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं उनको सबमिट नहीं किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सीईओ और ईआरओ, जो कि यहाँ पे सीईओ क्या है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड बूथ लेवल ऑफिसर हैव हेल्ड मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल 12 मेजर पार्टीज एंड द पार्टीज हैव आल्सो बीन रिक्वेस्टेड टू कनेक्ट विद दीज रिमेनिंग इलेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचे हुए इलेक्टर्स हैं इनसे यहाँ पे रिक्वेस्ट मेड की जा रही हैं कि यहाँ पे जो अपने फॉर्म्स हैं इनको यहाँ पे सबमिट करें। ओके, और ये आप आंकड़े लिख सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के तरफ। पार्लियामेंट बिगिन प्रोसेस ऑफ जस्टिस वर्मास इम्पीचमेंट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। 63 ऑपोजिशन मेंबर ने साइन किया है नोटिस को विच इज सबमिटेड टू द राज्यसभा चेयरमैन, और यहाँ पे लगभग 152 मेंबर्स ने लोकसभा स्पीकर्स को यहाँ पे साइन करके अपना जो नोटिस है वो सबमिट किया है। ओके, और ये मैं बात बता रहा हूँ कि जो जस्टिस वर्मा जी हैं, ठीक है, जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे ये जो नोटिस है इसको साइन किया गया है, और इनको यहाँ पे इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है ये स्टार्ट करने वाली है पार्लियामेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। द प्रोसेस टू रिमूव जस्टिस यशवंत वर्मा from office was set in motion on Monday with member of Lok Sabha and Rajya Sabha submitting notice to the presiding officer of their respective houses and the chairman of the Rajya Sabha Jagdeep Dhankar taking notice to the moves। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 63 ऑपोजिशन मेंबर ने यहाँ पे राज्यसभा में साइन करके दिया है, और यहाँ पे राज्यसभा में 63 लिख लीजिएगा, और लोकसभा में कितना 152 लिख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए ये जो एक्चुअली रिमूवल की जो प्रोसेस है ये इसलिए स्टार्ट की जा रही है क्योंकि इनके जो रेसिडेंट है वहाँ पे बर्न्ड जो नोट है, करेंसी है, जले हुए कुछ नोट यहाँ पे मिले थे। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लेके इनके ऊपर जो चीज़ें हैं उनको अलाउ किया जा रहा है। और देखिए एक जो जज की रिमूवल की जो नोटिस है उसको तभी एक्सेप्ट किया जा सकता है जब यहाँ पे लोकसभा में 100 से ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पे उस चीज़ को साइन करके दें, और राज्यसभा में 50 से ज़्यादा मेंबर साइन करके देने चाहिए, तभी यहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। मोशन को आइदर एक्सेप्ट किया जा सकता है और रिजेक्ट किया जा सकता है स्पीकर ऑफ द हाउस और चेयरमैन ऑफ द हाउस के द्वारा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। हाई कोर्ट एक्यूट्स ऑल 12 कन्विक्टेड इन 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो भी 12 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन ऑफ इन 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस, उनको एक्यूट कर दिया गया है, उनको छोड़ दिया गया है। अर्लियर 2015 जजमेंट में इनको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिया गया था। ठीक है, तो 5 जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स थे उनको डेथ पेनल्टी दिया गया था, और 7 जो इंडिविजुअल्स थे उनको यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया था। बट इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने असाइड किया है, और यहाँ पे इन्होंने जजमेंट को चेंज करके अभी इन सभी को छोड़ दिया गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। निसार फर्स्ट ज्वाइंट सैटेलाइट ऑफ नासा एंड इसरो शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च ऑन 30th ऑफ जुलाई। ठीक है, तो 30 जुलाई को आपको ये निसार सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, और ये एक ज्वाइंट सैटेलाइट है नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इट विल बी लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। शाम को ये 5:40 पे आपको ये लॉन्च देखने को मिलेगा। किस रॉकेट पे जाएगा तो उसका नाम भी लिख लीजिएगा। GSLV F-16 रॉकेट्स पे इसको लेकर जाया जाएगा, F-16 रॉकेट पे इसको लेकर जाया जाएगा। ओके, और ये कहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा, इसको यहाँ पे सन साइक्रोनस ऑर्बिट में इसको इंजेक्ट किया जाएगा विथ एन इंक्लिनेशन ऑफ 98.4 डिग्री के इंक्लिनेशन पे इसको प्लेस किया जाएगा। नासा और यहाँ पे इसरो के अकॉर्डिंग ये जो सैटेलाइट है इसकी वेट कितनी है, 2392 kg के आसपास है, और ये एक यूनिक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। CBSE ने इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वहाँ पे CCTV कैमरास को इंस्टॉल किया जाए एट द
क्रूशियल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सेफ्टी है उस चीज़ को इंश्योर किया जा सके। ओके, जो नए प्रोविजंस हैं उसके तहत यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन ऑफ हाई रेजोल्यूशन जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज, उसको यहाँ पे मैंडेट करता है विद द रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 15 दिन के आसपास का रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ होगा और स्कूल्स को यहाँ पे कहा गया है कि बैकअप उस चीज़ का रखें। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद वो डाटा डिलीट हो जाएगा, उसका बैकअप आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इन कैमराज को कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया जाएगा? एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे, लॉबीज में, कॉरिडोर्स में, स्टेयर केसेस, क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, कैंटीन एरिया, स्टोर रूम्स, प्लेग्राउंड्स और अदर कॉमन एरियाज में टॉयलेट और वॉशरूम्स को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये जो कैमराज है ये रियल टाइम रिकॉर्डिंग को यहाँ पे रिकॉर्ड करने में कैपेबल होने चाहिए। साथ ही साथ इनका यहाँ पे स्टोरेज जो टाइमिंग है ये 15 दिन का है। 15 दिन के बाद यहाँ पे जो बाकी स्टोरेज है उसको यहाँ पे बैकअप के तौर पे रखा जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं बिजनेस सेक्शन में। अराउंड 6% ऑफ पीएम इंटर्नशिप ऑफर रिसिपिएंट ज्वाइंट वर्क। लिटिल मोर देन 50,000 कैंडिडेट हैव सो फार एक्सेप्टेड द 1.53 लाख ऑफर्स मेड बाय द कंपनीज अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। मूव करते हैं वर्ल्ड सेक्शन में। Israel tanks sniper opened fire on crowd seeking aids UN फूड एजेंसीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे UN फूड एजेंसी ने एक्यूज़ किया है इजराइल के ऊपर कि इन्होंने टैंक का यूज़ करके, स्नाइपर्स का यूज़ करके और अदर वेपन्स का यूज़ करके इन्होंने क्राउड के ऊपर फायर ओपन किया और जो क्राउड यहाँ पे फूड को सीक कर रहे थे, शेल्टर को सीक कर रहे थे, हेल्थ असिस्टेंस सीक कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने यहाँ पे फायर किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगभग लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है, ठीक है। और बहुत से लोग यहाँ पे इंजर्ड हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। एटलीस्ट 20 किल्ड एज एयरफोर्स जेट क्रैश इनटू ढाका स्कूल्स, ठीक है। तो ढाका स्कूल्स के ऊपर एयरफोर्स का जो एक जेट है बांग्लादेशी एयरफोर्स का, वो यहाँ पे क्रैश हो गया और लगभग 20 जो चिल्ड्रन हैं उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।